मित्रों नमस्कार। मित्रों, राजनीति में आजकल बड़ा गहमी गहमा चल रहा है और पूरा जो मीडिया का समाज है और यूट्यूबर भी है ना, वो दो भागों में विभाजित हो गए हैं। एक का काम है सत्ता पक्ष की बड़ाई करना और विपक्ष को गाली देना, और दूसरे का काम है सत्ता पक्ष को प्रोटेक्ट करना, उनका गुणगान करना और विपक्ष को गाली देना। तो निष्पक्षता तो रही नहीं गई है। इसीलिए हमारे जैसे लोगों को भी आना पड़ता है जो है एनालिसिस करने के लिए, चीज़ों को बताने और समझाने के लिए। तो एक बात तो जो समझ में आई है, कुछ घटनाओं रिसेंटली जो कुछ घटनाएं हुई हैं, समझ में क्या आई है, मतलब पुष्ट हो गई हैं। समझ में तो बहुत पहले से आ रहा है कि राहुल गांधी ही जो हैं वो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। अगर विपक्ष जो एकदम कमजोर है और उबर नहीं पा रहा है, तो भाजपा वाले तो मोदी जी को सारा क्रेडिट देते हैं, लेकिन मोदी जी को जो क्रेडिट जाता है वो तो जाता ही है, लेकिन ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए राहुल गांधी को, जो किस तरीके से सेल्फ गोल करने में माहिर है। अभी एक किताब के मुद्दे पर, नरवणे के मुद्दे पर उन्होंने भाजपा को घेरने की कोशिश की, तो जो प्रधानमंत्री ने फ्री हैंड दिया था जनरल को, तो उसकी वो आलोचना करने लगे कि मोदी जी ने निर्देश नहीं दिया। उसके मतलब फ्री हैंड देने की को ही वो उल्टा पुल्टा करके समझा और बता रहे हैं कि जो मोदी जी ने उनको फ्री हैंड दे दिया, तो राहुल गांधी का कहना था कि जनरल को निर्देश देना चाहिए था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई, फ्री हैंड देना भी निर्देश ही है कि, क्योंकि वही एक्सपर्ट है, वही उस चीज के माहिर है। उसका मतलब कि जो तुमको मन कर रहा है, जैसी स्थिति है तुम खुद डील करो। अब ये बात उनको नहीं समझ में आ रही है कि ये मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। और संसद को ना चलने देना, संसद को घेर कर रखना, इस तरीके की जो गतिविधियां लगातार करते हैं, तो उससे लगता है कि वही है। लेकिन आगे चल के ना, अभी मैं बीजेपी वालों का भी खटिया खड़ी करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ एक बीजेपी की जो बातें हैं, जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, उसको भी उद्धृत करके चलना होगा, नहीं तो फिर समालोचना निंदा में बदल जाएगी। तो हमारा काम है समालोचना करना, निंदा करने के लिए तो बहुत से लोग हैं। तो जो मोदी के कुछ अच्छे काम हैं उनको बताते हैं। तो देखिए, शुरुआत से ही जो मोदी जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी से लोगों को परेशानी हुई, लेकिन सबने उसका समर्थन किया क्योंकि लोगों को लगा कि नियति ठीक है। इसके बाद 370 को समाप्त करना, आर्टिकल 370 जो बहुत पुराना था उसको समाप्त किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में सड़कों का जो जाल बिछाया गया है देश में, कि मतलब गांव गांव तक में सड़कें पहुंच गई, एक्सप्रेसवे, सब जगह चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। आपको कहीं भी जाना, आप अपनी गाड़ी से फटाफट पहुंच जाते हैं। ये सब बीजेपी के काम में हुआ है। जो लोग दिल्ली वगैरह में रहते हैं वो जानते हैं कि NH-24 है, जो सड़क जो है दिल्ली को हापुड़ से कनेक्ट करने वाली सड़क है, उस पर कितना भयंकर जाम रहता था। अब वो सड़क इतनी चौड़ी बना दी है कि वहाँ पे जाम बिल्कुल ही समाप्त हो गया। इस तरीके के काम हुए हैं। जो हाई स्पीड ट्रेनों का काम हुआ है, रेलवे में जो स्टेशनों पे सफाई बढ़ गई है, तो कुछ बेहतर काम हुए हैं। हवाई अड्डे बने हैं नए नए, बिजली की भी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। जहाँ पहले 12-12, 14-14 घंटों की कटौतियाँ होती थी, शहरों में हालत खराब हो जाती थी। यूपी की बात मैं खास तौर से कर रहा हूँ। अब वहाँ पे थोड़ी सी स्थिति सही है। कानून और व्यवस्था की भी स्थिति में यूपी जैसे राज्यों में तो बहुत सुधार आया है जो बीजेपी शासित है, लेकिन उसका श्रेय मुख्य रूप से योगी आदित्यनाथ को जाता है। केंद्र को इसका श्रेय नहीं दे सकते, लेकिन चूंकि बीजेपी की ही सरकार है दोनों जगह, तो ये बीजेपी को इसका क्रेडिट दिया जा सकता है। इसके बाद जो राम मंदिर बहुत पुराना मुद्दा था, उसका भी रास्ता, अब ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ने बनवा दिया राम मंदिर, लेकिन रास्ता साफ जरूर किया। कानून, भाई अदालत का जब फैसला आता है ना, तो ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। अगर
बीजेपी की सरकार नहीं होती तो शायद वो कभी समाप्त नहीं हो पाता। तो कुछ अच्छे काम है, विदेश नीति खास तौर से, जो पाकिस्तान आए दिन भारत के ऊपर चढ़ा रहता था, उसको जिस तरीके से डील किया है बीजेपी वालों ने, बहुत अच्छा, विदेश नीति भी बहुत अच्छी रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी तारीफ हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। तो बीजेपी ने समाज को जोड़ने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो समाज को जोड़ने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि जो परंपरा शुरू हुई थी उसी को कंटिन्यू रखा, जातियों को तोड़ने वाली जो परंपरा शुरू हुई थी। तो देखिए, शुरुआत में जो लोग दलित लोग हैं, जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए लोग थे, जिन पे काफी अत्याचार वगैरह भी हुआ था, तो उनके लिए आरक्षण जरूरी था। तो संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में जो संविधान बना, तो निर्माताओं ने यह जरूरी समझा कि इनको ऊपर उठाने के लिए, इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण देना जरूरी है। वो एक सही कदम था। 10 साल का वो प्राविधान किया गया और उसके बाद ये छूट दी गई कि आप एनालाइज कीजिए और जरूरत पड़े तो 10 साल बढ़ा दीजिए। तो ये तो बढ़ाते तो चले गए। उसके बाद इन्होंने मंडल कमीशन के रूप में 27% और थोप दिया 89 में। तो वो जो दलित अपलिफ्टमेंट के लिए, दलित उत्थान के लिए जो कानून बनाया गया था, अब वो आरक्षण इलेक्शन जीतने का एक पॉलिटिकल टूल बन गया, राजनीतिक यंत्र बन गया, और वो एक एंडलेस, अंतहीन प्रक्रिया बन गया कि सबको एपीजमेंट करना ही करना है। कोई भी पार्टी आ गई, कुछ नया करना है। तो उसके बाद मंडल कमीशन आया, फिर अटल जी आए, तो अटल जी ने पदोन्नति में आरक्षण कर दिया। मतलब देखिए, ये कितना खतरनाक कानून है। हम लोग अंग्रेजों की आलोचना करते हैं, अंग्रेज अन्याय करते थे, कि अंग्रेज अन्याय करते थे, लेकिन ये कितना अधिक अन्याय करने वाला कानून है कि दो मित्र हैं, एक ओबीसी कैटेगरी या दलित कैटेगरी का है, एक जनरल कैटेगरी का है। दोनों साथ साथ पढ़े। जनरल कैटेगरी वाले को नंबर अच्छे आए, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसका मित्र उसका बॉस बन जाएगा। ये देख लीजिए कितना बड़ा अन्याय है ये। भाई, जाति की बात नहीं है कि हम कहें कि भाई मेरी जाति कुछ और है, मैं सामान्य वर्ग का हूं तो मैं उस चीज को गलत कह रहा हूं। कोई भी जाति वाला आदमी है, ये न्याय की बात है, धर्म की बात है। कितना बड़ा गलत हुआ। फिर उसके बाद से मोदी जी आगे आते हैं। फिर SC/ST जो कानून आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें व्यवस्था दी, उस कानून को काफी डाइल्यूट कर दिया, कुछ अच्छे चीजें बताई करके उसको लागू करने के लिए सरकार को कहा। सरकार ने उससे भी कड़ा नियम बना के थोप दिया, और जब थोप दिया तो 2-3 राज्यों में चुनाव हारे, तो EWS का झुंझुना पकड़ा दिया सामान्य वर्ग के लोगों के लिए। उन्होंने मांगा भी नहीं था, लेकिन जबरदस्ती का दे दिया। तो ये बंदर बाट इस तरीके से करते रहे। अभी नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है UGC लाके। तो ये भी, तो मतलब समाज को तोड़ने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं अपने आप को कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, बटोगे तो कटोगे। बीच में इन्होंने मुस्लिम वर्ग को भी मिलाने की काफी कोशिश की थी। मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्या क्या किया था। लेकिन जब मुसलमानों ने इनको वोट नहीं दिया ना, तो दोबारा से उससे हट गए। क्यों? इनका जो एजेंडा जो है 50 साल तक शासन करने का है। कई बार ये बात सार्वजनिक रूप से अमित शाह जी कह चुके हैं। तो इनको लगता है कि भाई 50%, 51% का वोट का कंसोलिडेशन करना है, तो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो इनको यही बेहतर समझ में आता है कि OBC SC/ST को अपने पक्ष में अगर मिला लिया जाए, जनरल ना भी मिले तो भी इनका काम चल जाएगा। ऐसा ही कुछ सोच है, लेकिन ये गलत है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए एक राष्ट्रीय पार्टी को। अब जो मैं अभी आलोचना कर रहा था कि राहुल गांधी जो संसद चलने नहीं देते हैं, कांग्रेस पार्टी वाले, विपक्ष वाले, ये गलत है। और विपक्ष, बीजेपी वाले इसकी आलोचना करते हैं। अब मैं बीजेपी की हिपोक्रेसी की बात करूंगा। जो जो अभी कांग्रेस और विपक्ष कर रही है, वो बीजेपी वाले पहले कर चुके हैं। तो ये बात है 2012 की। तो 9 से लेके 14 के बीच में
बीजेपी वालों ने रिकॉर्ड बनाया है संसद नहीं चलने देने का। और एक बहुत प्रसिद्ध बयान दिया था उस समय की जो विपक्ष की नेत्री थी सुषमा स्वराज जी ने, जो भाजपा की नेता थी। उन्होंने कहा था संसद की कार्रवाई बाधित करने का बचाव करते हुए उन्होंने बयान दिया था कि संसद को न चलने देना भी लोकतंत्र का एक रूप है। सितंबर 2012 में उन्होंने एक बयान दिया था। उस समय बहुत ज्यादा व्यवधान कर रहे थे लोग। 2009 से 14 के बीच में अभी तक का रिकॉर्ड है संसद न चलने देने में। उस समय भाजपा ही मुख्य विपक्षी पार्टी थी और 33% जो लोकसभा का काम है वो व्यवधान के कारण समाप्त हो गया था। अब अगर वही लोग संसद नहीं चल पाती है तो लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि विपक्ष ने संसद नहीं चलने दिया, इस वजह से इतने करोड़ रुपए का जनता का पैसे का नुकसान हो गया। लेकिन उस समय इनको ज्ञान प्राप्त नहीं था। अच्छा, अब ईवीएम की बात करते हैं। आज ईवीएम का विपक्ष विरोध करता है। ईवीएम, पहली बात तो ये सबको समझना चाहिए कि ईवीएम बिल्कुल सही चीज है। ईवीएम से इलेक्शन होना चाहिए। ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है तो फेयर हो रहा है। पहले जब ईवीएम नहीं थी तो बैलेट में बहुत ज्यादा चांसेज हैं घपला घोटाले के। वहां पे दबंग लोग आके आप वोट नहीं डाले ठप्पा मार देंगे, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो ईवीएम बहुत सही, उसको कैरी करना आसान है, हर चीज आसान है, काउंटिंग करना आसान है। और उसमें आज तक कोई भी दल ये साबित नहीं कर पाया कि इससे फ्रॉड हो सकता है। तो ईवीएम का विरोध जो भी कर रहा है वो गलत है। लेकिन आज तो विपक्ष कर रहा है। लेकिन इससे पहले जब बीजेपी वाले सत्ता में थे तो वो लोग भी ईवीएम का विरोध करते थे। ईवीएम, जीवीएल नरसिम्हा थे बीजेपी के उस समय के नेता, अभी भी हैं, लेकिन वो मुख्य धारा से थोड़े कटे हैं, लाइमलाइट में नहीं रहते हैं। उन्होंने तो बाकायदा एक किताब भी लिख रखी है ईवीएम के दुरुपयोग के लिए। तो ये भी एक है। अच्छा, अब आते हैं कंप्यूटर। आज मोदी जी कहते हैं ना कि बहुत फेमस उनका एक वक्तव्य है कि मुसलमानों के लिए दिया था कि हम जो मुसलमान युवक है उसके एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। भाई, दूसरे हाथ में आप कंप्यूटर देखना चाहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक हाथ में कुरान क्यों देखना चाहते हैं? मतलब कट्टरपंथी बनाना चाहते हैं आप। खैर, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाना चाहते थे इंडिया में, भारत में, तो बीजेपी वालों ने उस समय जमकर विरोध किया था। वो बोल रहे थे कि इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और अब ये इस तरीके से बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है ये देखिए रेवड़ी किस तरीके से बांटी जाती है। ये कम्युनिस्ट इस तरीके के काम करते हैं। भाई, जरूरत पड़ने पे आप गरीबों को दीजिए। और जब आजाद हुआ देश तो उस समय जरूरी था, लोगों को, जनता बहुत भुखमरी से परेशान थी। आजकल क्या है ना, एक फैशन चुनाव लेने का एक टूल हो गया है, गांव में खास तौर से। अब कोरोना काल में एक स्कीम शुरू करी गई थी फ्री अनाज की। अब वो स्कीम अभी तक चालू है बेवजह। गांव वाले सबको आप 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं। अब होता क्या है इससे कि आप कोई फ्री बीज जब देते हैं तो थोड़े दिनों के बाद ना वो लोगों को अधिकार लगने लगता है। वो ये नहीं लगता कि हमें सब्सिडी के रूप में ये चीजें मिल रही हैं। आरक्षण का भी वही हाल है। आरक्षण आपने दिया, अब लोगों को अपना अधिकार लगने लगा है। अब अगर मेरिट बेस्ड इकोसिस्टम की कोई बात करता है तो लोग उसको ही गाली देने लगते हैं। जैसे कैसे का हमें जैसे लगता है कि किसी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जबकि ये अधिकार नहीं है। ये तो आपको एक तरीके से आपको जो है एक अनुदान के तौर पे कोई चीज मिली हुई है, आपको उसको लेकिन आप उसको अधिकार समझने लगे और आपकी वोट की जो पावर है उससे आप ब्लैकमेल कर रहे हो। एक मतलब पूरे देश को ब्लैकमेल कर रहे हो, साथ कर पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लैकमेल कर रहे हो। तो इस तरीके से जो जो पहले कांग्रेस करती थी जब सत्ता में थी, वही सारे काम अब बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन भाई यही है। देखो, आरक्षण वगैरह जो चीजें, गलत चीजें आके जुड़ी हुई हैं, हमें क्या चाहिए सरकार से? हमें क्या चाहिए? कोई भी सरकार हो, धीरे धीरे इनको इम्प्रूव करना है। अदरवाइज ये देश को एक रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई ये समझता है आज की डेट में कि यूजीसी जैसा कानून लाके, आज चूंकि अगर जनरल कैटेगरी वाले संख्या में कम है, 15% है, इनको हटा दो,
असंतोष जब बढ़ता है ना तो वो 15% किस रूप में आपके सामने आएगा, कहाँ पे आके आपको परेशान करना शुरू कर देगा, और वो कितनी बड़ी कीमत उसकी देश को चुकानी पड़ जाएगी लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो वोट बैंक की राजनीति कोई भी कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत बड़ी बड़ी कीमत उसमें चुकानी पड़ती है। क्योंकि 15% अगर संख्या, जैसा ये लोग कहते हैं कि 85% ये लोग हैं और 15% क्या कहते हैं कि जनरल कैटेगरी है, तो 1.5 अरब में 15% बहुत बड़ा हो जाता है। 15% का मतलब आपका हो गया लगभग 22 करोड़ की आबादी। 22 करोड़ की आबादी इनको आप नाराज कर रहे हैं, तो आप नए नए फ्रंट खोलते जा रहे हैं। तो जिन चीजों को जो गलत हो गया है उसको हमें समेटना है। धीरे धीरे करना क्या है कि जो जातियां, जो राज वर्ग, जो पहले से ही अपने आप में दबंग जातियां रही हैं, लठैत जातियां रही हैं और गलती से आके जुड़ गई हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलने लगा, उनको धीरे धीरे अलग करना पड़ेगा। और हर 10 साल पे समीक्षा करके कुछ जातियों को अलग कर दीजिए। हर 10 साल पे समीक्षा करके, जो भाई कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि जिसपे जो 75 साल में ऊपर आए होंगे, कुछ तो कोई तो समुदाय ऐसा होगा, जैसे यादव हैं, कुर्मी हैं, और भी एक दो बहुत सी जातियां और उपजातियां हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सैंथवार हैं, जो खेतिहर भी हैं, दबंग भी हैं, लठैत भी हैं। और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट हैं, गुर्जर हैं, ये सब दबंग है। कौन इनको दबा सकता है भाई? भाई ये लोग, इनका राजवंश रहा है भाई। जाटों का सम्राट हुआ है, गुर्जरों का सम्राट हुआ है, यादवों के तो इतने बड़े, सबके जो है पूज्य कृष्ण भगवान ही हुए हैं। बल्कि उन्होंने सुदामा, जो गरीब ब्राह्मण था, उसको हेल्प मदद की थी। अब कह रहे हैं कि सुदामा ने ही सताया है उनको 5000 सालों से, कृष्ण भगवान के वंशजों को। पहले कहते थे कि गरीब थे, अब कहते थे 5000 सालों। अब बताओ, उस समय क्या सुदामा सता सकते थे कृष्ण भगवान को? 5000 सालों से लोग कहते हैं सताए गए हैं। तो ये सब जो हिपोक्रेसी है, धीरे धीरे करके उनको जब समाप्त करना चाहिए, तो लोग, राजनीतिक पार्टियां उनको बढ़ावा दे रही हैं। तो इस तरीके की डेमोक्रेसी, इस तरीके का लोकतंत्र जो है, वो बस अंग्रेज चले गए हैं, उनके जगह पे एक वर्ग और आ गया है, नेताओं का वर्ग, जो देश पे शासन कर रहा है, लेकिन वैसे का वैसा ही है। और फूट डालो शासन करो वाली नीति वही की वही है, उसी तरीके से चलती आ रही है। तो अब जरूरत है कि सब लोग साथ मिलके बैठे, जाति पाति भूलें। और जाति पाति जो आरक्षण है, ऐसा नहीं है कि जो आरक्षित वर्ग हैं वो उनको बहुत अधिक उससे लाभ मिल रहा है या कुछ हो रहा है। कुछ ही लोग हैं जो लाभ पाते हैं, क्योंकि देश की आबादी इतनी बड़ी है, सबको लाभ मिलना मुश्किल है। तो सब लोग मिल बैठे, जाति पाति के चक्कर में ना पड़ के, और मेरिट बेस्ड इकोसिस्टम के बारे में सोचें। और चुनाव में जो है, वो अपने जो वोटिंग का राइट हमारे संविधान ने दिया हुआ है, उसका सदुपयोग बड़े चतुराई से करना होगा। और मेरा तो सुझाव ये है कि जो सोसाइटी है, अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमें पार्टियों के उसमें ना पड़ के ना, अपना हर क्षेत्र से एक अपना जो सिविल सोसाइटी है, वो अपना उम्मीदवार एक चयन करे निर्दल के रूप में, उसे भेजे। क्योंकि इनका हम बंधक बन जा रहे हैं कि जो पार्टियों से जो MP MLA चुना जाता है ना, उनका गुलाम होता है, उनका क्लर्क होता है। वो जो चाहते हैं वैसे करते हैं, उसकी अपनी कोई सोच होती ही नहीं है। वो हमारे आपके विषय में नहीं सोचता, वो केवल पार्टी के विषय में सोच रहा होता है। पार्टी व्हिप जारी करती है तो वहां जाके मुहर लगा देता है। तो कम से कम स्वतंत्र सोच वाले जब लोग वहां पे जाएंगे तो अपना कुछ निर्णय लेंगे, और कभी इधर वोट करेंगे, कभी उधर वोट करेंगे, कभी न्यूट्रल रहेंगे, जैसा होगा वो डिसीजन लेंगे। ऐसी संख्या होनी चाहिए धीरे धीरे करके, तब इनको समझ में आएगा एटलीस्ट कि भाई हमें सही काम करना है। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। मेरा काम है आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको इग्नाइट करना, जिससे आप सोचने पे मजबूर हो जाए। धन्यवाद।